हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम उच्चतम न्यायालय से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि 20 अगस्त को होने वाला है, तो उसके लिए जो है ये वीडियो सुपर इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, उच्चतम न्यायालय, इंग्लिश में से हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और भारत के उच्चतम न्यायालय का जो गठन है, या कहें कि उद्घाटन जो है, वो 28 जनवरी 1950 में किया गया था, ठीक है। 28 जनवरी 1950 में। और उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, ठीक है। प्रीवी काउंसिल, जिस तरीके से भारत में सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो है प्रीवी काउंसिल होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में जो है उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रिया आदि का जो है उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। किस भाग में उच्चतम न्यायालय का वर्णन है, तो भाग 5 में है। किस अनुच्छेद में है, तो 124 से 147 में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 8 है पहले, ठीक है। प्रारंभ में मैं बात कर रहा हूँ आपको। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या प्रारंभ में जो थी 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश जो हैं हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या जो है अब 34 हो गई है, ठीक है। 34 हो गई, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 34 हो गई है, अब ये बदल चुका है करंट डेटा, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की, कि न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, किसके द्वारा की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति व अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद जो है की जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और 99 वाला जो संविधान संशोधन था, जो कि संशोधन अधिनियम 2014 जो था, इसमें हुआ ये था कि एक न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात की गई थी, ठीक है। कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है एक कॉलेजियम सिस्टम जो है शुरू किया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, सन 2014 में नेशनल जुडिशरी या जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं अर्हताओं की, यानी योग्यताओं की, कि न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के, उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, ठीक है। और उसे किसी उच्चतम न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। यानी किसी भी हाई कोर्ट में वो 5 साल तक जो है न्यायाधीश रह चुका हो। शपथ और प्रतिज्ञान की बात करते हैं तो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा से जो है शपथ की शुरुआत होती है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। ओके। नेक्स्ट है कार्यकाल की। अगर हम बात करें कि अगर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो मैं बता दूं, संविधान में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। वह 65 वर्ष की आयु तक जो है पद पर बना रह सकता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। पद से राष्ट्रपति जो है संसद जो है वो हटा सकती है, किसको, मुख्य न्यायाधीश को, अगर वो सिफारिश करे राष्ट्रपति से तो, ठीक है। ओके। स्वतंत्रता की हम बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति का तरीका, जो क्वेश्चन यहाँ से ये उठ जाता है कि उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र रूप से कार्य कैसे करती है, क्योंकि नियुक्ति का तरीका इसका काफ़ी कठिन है, ठीक है। और उसके बाद
निश्चित सेवा शर्तें होती हैं इसमें, संचित निधि से जो है इस पे व्यय किया जाता है, सेवानिवृत्ति के बाद भी वकालत पर रोक होती है और कार्यपालिका से इसे काफ़ी कह सकते हैं कि पृथक रखा गया है। इस कारण जो है उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियों व क्षेत्राधिकार को। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्राधिकार है इसका, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार है वो है मूल क्षेत्राधिकार। इस क्षेत्राधिकार के तहत जो है उच्चतम न्यायालय जो है केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है विवाद को सुलझा सकती है, केंद्र व अनेक राज्यों के मध्य विवाद सुलझा सकती है, दो या दो से अधिक राज्य में अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझा सकती है, अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा कर सकती है, वित्त आयोग के संबंध में मामलों को सुलझा सकती है और केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई पर भी जो है उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार की हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वो अपने फैसले जो हैं 6 रूप में जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध और अधिकार प्रश्चा। ठीक है, अच्छा नहीं, ये 5 है, ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षा, प्रतिषेध और अधिकार प्रश्चा। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है वो 4 तरह के जो मामले हैं उन पर अपना फैसला सुना सकती है, जैसे संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, आपराधिक मामले व विशेष अनुदान से जुड़े हुए मामले। ठीक है, ये अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सलाहकारी क्षेत्र अधिकार की हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति है कि राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है। ठीक है, सलाह दे सकती है उच्चतम न्यायालय किसको? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति जो है 2 मामलों में ही मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, यदि मामला सार्वजनिक महत्व का हो या फिर संवैधानिक कोई मामला हो। ठीक है, इस पर सलाह दे सकता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को। ठीक है, और पहले मामले में, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। अभिलेख न्यायालय की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालीन अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंड करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए जो है सामान्य जेल या 2000 रुपये तक अर्थदंड दोनों ही शामिल होता है। ठीक है, तो ये तो था क्षेत्र अधिकार उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे।